नमस्कार। सप्तराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कि क्या पारिवारिक न्यायालय के पास ये पावर है कि अपने दिए हुए मेंटेनेंस ऑर्डर या भरण पोषण के आदेश को पालन करा सके, उसको बाध्य करा सके। ठीक है फ्रेंड, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो कैन फैमिली कोर्ट इज एम्पावर्ड to enforce its own maintenance order as magistrate of first class has been empowered under section 128 of the CRPC। ठीक है फ्रेंड, तो अगले स्लाइड पे चलते हैं और एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के माध्यम से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक लेडी उसने एक पिटीशन फाइल किया अंडर सेक्शन 125 CRPC क्लेमिंग मेंटेनेंस फ्रॉम अ हस्बैंड। अपने पति से भरण पोषण की मांग किया, किसके समक्ष? प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट यानी पारिवारिक न्यायालय में प्रिंसिपल जज के समक्ष 125 CRPC का एप्लीकेशन मूव किया, जिससे कि वो अपने पति से हर्जाना प्राप्त कर सके। कोर्ट ने उसके एप्लीकेशन में ध्यान दिया और सारे फैक्ट को देखते हुए कोर्ट अवार्ड्स मंथली मेंटेनेंस और ₹5,000। और कोर्ट ने जो न्यायालय ने उस महिला को 5,000 रुपये माहवार के तौर पे, जो कि भरण पोषण की तरह आएगा, वो पति के खिलाफ न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया। ठीक, लेकिन हस्बैंड जो है उस राशि को जो भरण पोषण के लिए माननीय न्यायालय ने पास किया था उसका पेमेंट नहीं किया, बल्कि अपनी असक्षमता इस बात पे जाहिर की कि वो मेंटेनेंस देने के इस वक्त पोजीशन में नहीं है और वो एक्सेसिव है, और सिंस वो अनएम्प्लॉयड है यानी कि बेरोजगार है, इसलिए वो ये राशि देने में सक्षम नहीं है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि माननीय न्यायालय का आदेश है एक तरफ, और दूसरी तरफ हस्बैंड जो है उस भरण पोषण को देने से मना कर रहा है, अपनी असक्षमता जता रहा है कि बेरोजगार है, वो नहीं दे पाएगा। तो ऐसे में उस महिला कि जिसके पक्ष में न्यायालय का आदेश है भरण पोषण का, वो उसके पास क्या उपचार है? ठीक है, और ऐसे कौन कौन से जुरिडिक्शन, क्षेत्राधिकार या प्रोसीजर है जहां पर ऐसे मेंटेनेंस भरण पोषण की रिकवरी कराई जा सकती है। तो फ्रेंड्स, अगले स्लाइड पे चलते हैं और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के माध्यम से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ध्यान से देखें तो इसके लिए हमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का सेक्शन 125 CRPC को देखना पड़ेगा, जहां पर ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस तो है ही है और साथ में इन्फोर्समेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर का भी प्रोसीजर दिया हुआ है। ठीक है, तो सेक्शन 125(1) जैसा कि नॉर्मली है, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन, पेरेंट्स टू एनी पर्सन who having sufficient means refuses or neglect to maintain, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास sufficient means है, पैसे हैं, संसाधन है, लेकिन वो निगलेक्ट कर रहा है, लापरवाही कर रहा है या साफ से मना कर रहा है, अपने दायित्व से मुकर रहा है और अपने वाइफ या बच्चे या पेरेंट्स को भरण पोषण नहीं कर रहा है। ठीक, तो उसमें आदेश दिया जाता है। लेकिन 125 के सब सेक्शन 3 में दिया हुआ है कि मजिस्ट्रेट जिसने ये आदेश दिया हुआ है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, वो अपने ऑर्डर को इन्फोर्स कराने का उसके पास पावर भी है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि सिविल न्यायालय के पास होता है। जैसे मजिस्ट्रेट में इशू वारंट ऑफ अरेस्ट, ये सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही कर सकते हैं, या रिकवरी प्रोसेस जो कि सिविल कोर्ट नॉर्मली करती है, हालांकि क्रिमिनल कोर्ट भी करती है। ठीक है, तो यानी मजिस्ट्रेट के पास पूरा पावर है अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, चाहे तो वारंट ऑफ अरेस्ट के माध्यम से या रिकवरी प्रोसेस जो कि अटैचमेंट कुर्कीज यानी पति की संपत्ति या उस व्यक्ति की संपत्ति कुर्क करके हर्जाने की रकम वसूली जा सकती है, जैसा मजिस्ट्रेट उचित समझे। ठीक है, तो वारंट ऑफ अरेस्ट और रिकवरी प्रोसेस के माध्यम से अपने मेंटेनेंस ऑर्डर को एनफोर्स कराने का पावर मजिस्ट्रेट के पास है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन भी है कि लिमिट ऑफ पनिशमेंट है इन द केस ऑफ डिफॉल्ट
और वो डिफ़ॉल्ट क्या है? वो है कि जितना मंथ या जितने महीने का भरण पोषण बकाया है, उतने महीने का ही डिफ़ॉल्टर यानी हस्बैंड है या कोई पुरुष जिसके खिलाफ मेंटेनेंस ऑर्डर पास हुआ है, उसको उतने ही महीने की सज़ा दी जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर 1 महीने का उसने नहीं दिया है तो 1 महीने की सज़ा, अगर 2 महीने का भरण पोषण नहीं दिया हुआ है तो 2 महीने का, यानी कि इस तरह से कुल लिमिट जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि मंथली अलाउंस जितना डिफ़ॉल्ट करेगा तो डिफ़ॉल्टर से उतने महीने के लिए ही कारावास किया जा सकता है या उतनी ही की संपत्ति कुर्की की जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं। इस बात का ध्यान रखा जाएगा। सेक्शन 128 ए चैप्टर 9 ऑफ द सीआरपीसी में दिया हुआ है। 128 सीआरपीसी में ये इन्फोर्समेंट है ऑफ ऑर्डर मेंटेनेंस, उसको बातकारी बनाया जा सकता है। कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है, वेदर इज अ फर्स्ट क्लास और अ सेकंड क्लास। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जैसे कि डीएम है, एसडीएम है, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, तो वो रिकवरी प्रोसेस इशू करके जो ऑर्डर दिया गया है मेंटेनेंस ऑर्डर, उसका इन्फोर्समेंट कराया जा सकता है। ठीक है, तो जैसा सिचुएशन होगा उस हिसाब से जैसे भी हो ऑर्डर मेंटेनेंस का इम्प्लीमेंटेशन होना ही चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो अगले स्लाइड पे चलते हैं और ये देखने का प्रयास करते हैं कि क्या फैमिली कोर्ट के पास भी यही पावर है, पारिवारिक न्यायालय के पास यही पावर है जैसा ये मजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 128 में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं। फैमिली कोर्ट या पारिवारिक न्यायालय के पावर को देखने के लिए हमें सेक्शन 18 सबसेक्शन 2 ऑफ द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 को देखना पड़ेगा, जो कि एक्सक्यूशन ऑफ अ डिक्री एंड ऑर्डर से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर डिक्री तो नहीं है, ऑर्डर है, तो सिर्फ ऑर्डर पे ध्यान देंगे, इसलिए हमने सबसेक्शन 2 से उठाया है सेक्शन 18 का। तो इसमें लिखा है कि एन ऑर्डर पास बाय फैमिली कोर्ट अंडर चैप्टर 9 ऑफ द सीआरपीसी 1973, जो कि सेक्शन 125 से 128 है, shall be executed in the manner prescribed by for the execution of such order by that court। इसका मतलब ये होता है कि सीआरपीसी में जो सेक्शन 128 का एनफोर्समेंट जो दिया हुआ है, वो सारा का सारा पावर पारिवारिक न्यायालय के पास भी है। अगर पारिवारिक न्यायालय ने 125 सीआरपीसी के अंतर्गत रहते हुए कोई भरण पोषण का आदेश दिया हुआ है, तो उसको उसी तरह से पालन करा सकते हैं जैसा मजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 128 सीआरपीसी में दिया गया है। ठीक है, और सेक्शन 18 का सबसेक्शन 3 कहता है कि कोई अगर डिक्री पास कर दी गई है फैमिली कोर्ट या पारिवारिक न्यायालय द्वारा, तो डिक्री हो चाहे आदेश हो, इट मे बी एक्सिक्यूटेड, उसका उसी तरह पालन होगा जैसे कि ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट दीवानी न्यायालय एक्सिक्यूट करती है अपने डिक्री को, उसी तरह से वो या तो खुद अगर हो सकता है और नहीं तो जो एक्सिक्यूटिंग कोर्ट है, पालन कराने वाली जो न्यायालय है, उसके समक्ष अपनी डिक्री को भेज देगी और उसको उसी तरह से पालन कराया जाएगा जैसे कि दीवानी न्यायालय अपनी डिक्री का पालन कराती है। यानी कि पारिवारिक न्यायालय के पास दोनों पावर है, मजिस्ट्रेट का भी पावर है और सिविल कोर्ट का भी पावर है। ठीक है, अब प्रॉब्लम के मेन सॉल्यूशन पे आते हैं, जो कि सवाल ये था कि वाइफ के पास क्या उपचार है। तो वाइफ के पास ये उपचार है कि जिस तारीख को मेंटेनेंस ऑर्डर पास हुआ है उससे 1 साल के अंदर अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो 1 साल के अंदर तुरंत वो एप्लीकेशन मूव करे। कहाँ पर? वही जहां से आदेश पारित हुआ, यानी कि प्रिंसिपल जज ऑफ द फैमिली कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मंथली मेंटेनेंस और रुपीज 5000। जो आदेश वाइफ के पक्ष में हुआ है 5000 रुपये महीना ऑर्डर मेंटेनेंस हुआ इसके पक्ष में, तो उस आदेश का पालन कराने के लिए उसी न्यायालय में ही एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पारिवारिक न्यायालय यानी फैमिली कोर्ट से ऑर्डर पास हुआ है तो उसी न्यायालय में महिला को यानी वाइफ को एक एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगा। बस कंडीशन क्या है कि 1 साल के अंदर ही एप्लीकेशन मूव करना चाहिए, जिस दिन आदेश हुआ उसे 1 साल के अंदर, 12 महीने के अंदर। ठीक है, अगर मूव करती है तो फैमिली कोर्ट के पास मैंने बताया पहले से ही पावर है। तो पहला पावर तो ये है कि पावर टू इशू वारंट ऑफ अरेस्ट और रिकवरी प्रोसेस जस्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर पास्ड बाय हिमसेल्फ। ठीक है, अपने ही आदेश को पालन कराने के लिए उस न्यायालय के पास ये पावर है कि वारंट ऑफ इशू कर दे, वारंट ऑफ अरेस्ट करे या रिकवरी प्रोसेस इशू कर सकते हैं। हाँ, दूसरा क्या है कि एक लिमिट है इसमें कि अगर डिफॉल्टर जो है
वो जितना डिफॉल्ट करता है, यानी कि मंथली पेमेंट है तो जितने मंथ की पेमेंट वो नहीं करता है, मंथली अलाउंस में जितना भी लैप्स करेगा उतने महीने की ही सजा कारावास से उसे दंडित की जा सकती है, या उतने ही के पैसे की संपत्ति जब्त की जाएगी। उससे ज़्यादा हस्बैंड के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो पे हम नया प्रश्न, उसका आंसर और उससे संबंधित प्रावधान और केस लॉ के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।